Hello everyone, welcome to Ashish Sharma's classes. So today we are going to start our next chapter, that is life processes. So what do you mean by the term life processes? So all the vital processes which are required by an organism to survive are called as life processes. So vital processes means all the important or necessary processes which are required by any organism to survive. सो जो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को हम पढ़ेंगे दैट इंक्लूड्स न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन। सो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन सबको पढ़ने से पहले वी शुड नो दैट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो कितने सारे सेल्स से बने हैं। दे आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। सो जो भी ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर है मीन्स उनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स होंगे एंड ऑल द सेल्स आर परफॉर्मिंग देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। सो हर कोई जो सेल है वो अपना डिफरेंट फंक्शन जो है वो कर रहा है, पार्टिसिपेट। बट अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, वो सिर्फ एक ही सेल के बने हैं और एक ही सेल जो है वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। सो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें वेरियस स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, देयर विल बी ओनली वन सेल विच इज़ परफॉर्मिंग ऑल द इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस। सो दिस इज़ द माइंड मैप ऑफ दिस चैप्टर। ये माइंड मैप है इस चैप्टर का, जिसको मैं आज ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन, जिसमें हम बात करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम प्लांट्स की एग्जांपल लेंगे, बिकॉज प्लांट्स के अंदर कौन सा मोड होगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे और जो न्यूट्रिशन है उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं एनिमल में। इंजेशन, खाना, डाइजेशन, उसको डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना, एसिमुलेट करना बॉडी में, उसको इजेक्ट कर देना बाहर बॉडी से वेस्ट को, ये सारा पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिटेल। देन सेकेंड लाइफ प्रोसेस हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन पढ़ेंगे और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इन डिटेल, कि ह्यूमंस में कैसे जो है वो ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, ठीक है, ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे। और प्लांट्स में भी जो है वो जो फूड एंड वाटर एंड मिनरल्स जो बन रहा है वो कैसे प्लांट जो है वो किस किस डायरेक्शन में, कैसे जो है वो किस मैकेनिज़्म से, किस ऑर्गन से वो अपने जो है ये इनको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जाइलम एंड फ्लोएम, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स का भी और प्लांट्स में भी। ह्यूमन बींग्स में हम प्रॉपर किडनी को पढ़ेंगे, किडनी और नेफ्रॉन को पढ़ेंगे उसके अंदर। फिर उसके अंदर कैसे यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे किडनी जो है वो यूरिन बना रही है, कैसे वो वेस्ट को बाहर निकाल रही है, वी विल डिस्कस ऑल। देन प्लांट्स में जो है वो ट्रांसपीरेशन कैसे हो रहा है, वेस्ट मटेरियल कैसे प्लांट से निकल रहा है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे in detail. So first we will discuss about the nutrition. So what do you mean by the term nutrition? The process by which an organism takes food and utilizes it. Very important. Takes food and उसको utilize भी करना, ताकि उसमें से क्या निकल पाए, nutrients. और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, बिकॉज इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। सो जो ये न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं, दे आर हेल्पिंग इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच विल अल्टीमेटली प्रोवाइड अस द एनर्जी टू डू वर्क। सो ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो हम न्यूट्रिशंस खा रहे हैं वो किसके लिए हेल्प कर रहे हैं, हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, एंड अल्टीमेटली दे विल प्रोवाइड अस एनर्जी। अब हम न्यूट्रिएंट्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, ठीक है, वो वाले न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा अमाउंट में हमें हमारी बॉडी को चाहिए उनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एंड द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट आर नोन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स में, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम अगर हम बात करें तो उसमें जो मेन हम आ जाएंगे न्यूट्रिएंट्स, वो आएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जब भी हम अपनी डाइट लेते हैं हम हमेशा डाइट में ये स्पेसिफाई करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स हमारी डाइट में होने ही चाहिए, बिकॉज अगर ये होंगे तभी हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी और तभी उससे हमें एनर्जी मिलेगी।
सो जैसे आपको पता ही है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमें जो है वो जो हम रोटी खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, उससे मिल रहा है। प्रोटीन्स हमें सीरियल्स जो दालें हम खा रहे हैं उनसे मिल रहा है। जो हम बटर घी खा रहे हैं उससे हमें फ़ैट मिल रहा है। तो इससे हमें जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें मिल रहे हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें जैसे जो हमारी बॉडी में विटामिन्स हैं, उसके बाद जो हम मिनरल्स खा रहे हैं वो उनसे हमें जो है ये माइक्रो स्मॉल अमाउंट में जो चाहिए वो हमें मिल रहे हैं। क्लियर? सो न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा कि इट इज़ प्रोवाइडिंग अस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच विल अल्टीमेटली प्रोवाइड अस एनर्जी। दो तरह के न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन भी वेरी इंपॉर्टेंट, दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं हम न्यूट्रिशन को। फर्स्ट इज़ autotrophic mode of nutrition, second is heterotrophic mode of nutrition. So this is autotrophic mode of nutrition and second one is heterotrophic mode of nutrition. So पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे autotrophic mode of nutrition को. So autotrophic mode of nutrition का मतलब है auto means by own. जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है, दैट इज़ नोन एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं विदाउट एनी डिपेंडेंसी ऑन अदर, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। और जो न्यूट्रिशन होगा वो होगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसमें हम सारे ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं। तो वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच वी विल डिस्कस इन डिटेल इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, वो कौन से प्रोसेस से अपना खाना बना रहे हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स किसी चीज़ को बनाना। सो इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट जो चीज़ बन रही है उसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। और वो किसकी एग्जांपल है? प्लांट्स की, ग्रीन प्लांट स्पेसिफिकली। अब फोटोसिंथेसिस को अगर हम डिटेल में पढ़ें, सो द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस की वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको लर्न होनी चाहिए। बोर्ड के एग्जाम्स में बड़ा कुछ इससे रिलेटेड आता है, तो यू शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। दैट फर्स्ट मॉलिक्यूल जो हम पढ़ेंगे वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी फोटोसिंथेसिस होगी सबसे पहले हमें कौन सी गैस चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। जो ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं वो प्लांट यूटिलाइज कर रहा है। सो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट को चाहिए सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरा, उसको वाटर चाहिए। तीसरा, उसको सनलाइट चाहिए। एंड चौथा, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन पिगमेंट विच इज़ नोन एज क्लोरोफिल, वो चाहिए। तभी ये जो है ये फोटोसिंथेसिस जो है वो हो पाएगी। सो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव राइज टू, दिस इज नोन एज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ग्लूकोज जो है वो उसकी जो फूड रिक्वायरमेंट्स है उसको कम पूरा करेगा। ऑक्सीजन जो वो बाहर फेंकेगा प्लांट, वो हम ह्यूमन बींग्स यूटिलाइज करेंगे। और वाटर जो है वो भी सॉइल में जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्लियर? अब कौन कौन से इवेंट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस में हो रहे हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सो जो क्लोरोफिल प्लांट के अंदर पड़ा है, जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर प्लांट का हमें दिख रहा है, उसमें कौन सी पिगमेंट है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वो लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगी। जो सन जो है वो लाइट दे रहा है उसको वो अब्जॉर्ब करेगी। वो लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट एनर्जी ये जो आ रही है सन से उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। दिस इज केमिकल फॉर्म, केमिकल एनर्जी में कन्फर्म करेगी। प्लस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ेगी। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो रहा है। सो दीज आर द थ्री इवेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद ये भी बड़ी बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द वेरियस रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन दी फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस में कौन से रॉ मटेरियल्स जो हैं वो चाहिए। रॉ मटेरियल मीन्स जो मेन इंग्रेडिएंट हैं, जो मेन कच्चा माल जो उस प्रोसेस को बनाने के लिए चाहिए, उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। सो सबसे पहला रॉ मटेरियल जो प्लांट को चाहिए, फर्स्ट वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, हम देख ही रहे हैं रिएक्शन में। दूसरा रेडिएशंस मीन सनलाइट, एंड तीसरा है वाटर। क्लोरोफिल तो उसके अंदर है ही, तो उसको क्या क्या चाहिए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एटमॉस्फेयर से, सनलाइट की रेडिएशंस चाहिए और वाटर चाहिए। ये कहाँ से मिलेगा, सोर्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड उसको एटमॉस्फेयर से मिलेगी, रेडिएशंस उसको सनलाइट से मिलेंगी, एंड वाटर उसको सोइल से मिलेगा। ये जब प्रोसेस सब मटेरियल उसको रॉ मटेरियल मिल जाएगा, देन द प्लांट विल अंडरगो फोटोसिंथेसिस। अब जो हम बार बार क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं, क्लोरोफिल कहाँ पड़ा है? क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पड़ा है। ग्रेड 9 के अंदर हमने पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनली होती है प्लांट के अंदर। वही प्लांट के अंदर जो सेल ऑर्गेनली है वो उसके अंदर एक पिगमेंट है विच इज़ नोन एज क्लोरोफिल। क्लियर? सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है विच इज़ नोन एज क्लोरोफिल, और उसके साथ साथ एसेसरी पिगमेंट्स भी हैं, ज़ैंथोफिल एंड केराटिनॉइड्स, जो उसको कलर्स में हेल्प करती है। ठीक है? सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा होता क्या है? स्टोमेटा आर दी माइन्यूट अपर्चर ऑन दी सरफेस ऑफ दी लीव्स। सो स्टोमेटा की अगर हम बात करें, ये एक माइन्यूट पोर्स या फिर माइन्यूट अपर्चर है सरफेस ऑफ लीव्स पे, जो किस में हेल्प करते हैं? गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन में। वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम किसी भी लीफ को देखें, लीफ के लोअर पार्ट को देखें, तो तुम इसको माइक्रोस्कोप के साथ जब ऑब्जर्व करोगे, यू विल सी देर आर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। आपको ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं। सो दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्टोमेटा। जब भी आप इसको उस लीव्स के लोअर सरफेस को देखोगे, आपको माइक्रोस्कोप के नीचे उनको ऑब्जर्व करोगे, यू विल सी कि ये वाले जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो अल्टीमेटली क्या है? स्टोमेटा है। अब यहाँ पर हमने दो डायग्राम्स देख रहे हैं हम, ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज्ड स्टोमेटा। ओपन स्टोमेटा का मतलब है, आप सबसे पहले हम स्टोमेटा की डायग्राम देखें तो स्टोमेटा में एक सेंटर में आपको पोर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटल पोर। ये जो आपको सेंटर में पोर दिख रहा है, दैट पोर इज नोन एज स्टोमेटल पोर। और सेकेंड थिंग इज, ये जो पोर है वो इट इज़ गार्डेड बाय द बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज गार्ड सेल्स। ये जो आपको दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये वाले these two structures आर नोन एज गार्ड सेल्स। सो ये जो आपको बीन शेप स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज गार्ड सेल्स। ये जो आपको ये जो स्ट्रक्चर मैंने येलो कलर से हाईलाइट किए हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज गार्ड सेल्स। सो अगर आपको बोर्ड में बड़ी बार ये लेबलिंग पूछ सकते हैं वो, सो सेंटर में वाला मैंने आपको पार्ट बताया, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टोमेटल पोर, और उसको गार्ड कर रहे हैं दो साइड पे बीन शेप स्ट्रक्चर, दैट इज़ कॉल्ड गार्ड सेल्स। और इसके साथ साथ आपको दिख रहा है यहाँ पर ये सारे साइड पे जो है, दैट इज़ नोन एज एपिडर्मल सेल्स। दीज आर एपिडर्मल सेल्स। देन क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर आपको क्लोरोपेल्स दिख, और इन सभी सेल्स को हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। ये जो आपको गार्ड सेल्स के बाहर जितने भी सेल्स दिखेंगे, इनको हम ये भी बोल सकते हैं सब्सिडरी सेल्स। उसके बाद हमें न्यूक्लियस भी दिख रहा है, स्टोमेटल पोर भी दिख रहा है, गार्ड सेल्स भी दिख रहे हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स भी दिख रहे हैं इसमें। क्लोरोप्लास्ट, ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट भी, ये लेबलिंग आपने अच्छे से लर्न कर लेनी है। क्लोरोप्लास्ट भी दिख रहा है हमें, ठीक है। सो दीज आर दी वेरियस पार्ट्स ऑफ दी स्टोमेटा। जब भी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी प्लांट को, या फिर गैसियस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होगी कि हमें सपोज कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी, स्टोमेटा अपने आप को ओपन कर लेगा। उसका ये जो स्टोमेटल पोर है वो आपको दिख रहा है यहाँ पर ओपन हो गया है, मीन्स अब गैसेस एक्सचेंज जो है वो हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चले जाएगी। क्लियर? एंड सपोज अगर वाटर की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बट अंदर जितना वाटर रिक्वायर्ड था उतना है, और ज़्यादा धूप होने की वजह से अगर पानी बाहर जाता जा रहा है स्टोमेटा का, तो स्टोमेटा को क्या करना पड़ेगा? अपने पोर को बंद करना पड़ेगा। अगर प्लांट का वाटर जो है वो एक्सेस वाटर जो है वो निकलता जा रहा है ड्यू टू हीट, तो जिसकी वजह से वाटर जो है वो प्लांट के अंदर कम हो जाएगा, तो उसको बचाने के लिए, ट्रांसपीरेशन को बचाने के लिए, लॉस ऑफ वाटर को बचाने के लिए स्टोमेटा अपने आप को क्या कर लेगा? क्लोज कर लेगा। मींस उसका जो स्टोमेटल पोर है, अपर्चर है, वो बंद हो जाएगा।
तो इसके दो फंक्शंस क्या आ गए वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज़ गैसियस एक्सचेंज, हमने अभी पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके आना प्लांट के और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना, इसमें इसका फंक्शन है। दूसरा ट्रांसपिरेशन में, सपोज लॉस ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है, अंदर प्लांट में बहुत ज़्यादा वाटर हो गया है तो उसको वाटर को बाहर निकालना, वो भी इसका ट्रांसपिरेशन में हेल्प करना है। और अगर अंदर बाहर ज़्यादा वार्म कंडीशंस हैं, गर्म कंडीशन है, हीट की कंडीशंस हैं और वाटर जो है वो निकलता जा रहा है एक्सेस वाटर, तो उसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस स्टोमेटल पोर को बंद करना पड़ेगा। So these are the minute apertures on the surface of the leaves are called as stomata. Their function is gaseous exchange and transpiration. Done. Then we will discuss the cross section of the leaf. अगर हम लीफ को क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें, उसको काट के, देखो उन्होंने लीफ के स्ट्रक्चर को काटा है, अगर उसको देखें, ये आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दी है, अगर हम इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया काटें और देखें तो हमें क्या दिखेगा, फर्स्ट लेयर ऑफ द लीफ, अगर हम लीफ की देखो सबसे अपर मोस्ट लेयर विल बी नोन एज क्यूटिकल, ये आपको वैक्सी क्यूटिकल दिख रही है। फिर अपर एपिडर्मिस दिखेगा, ये बड़ी बार बोर्ड में डायग्राम आई है ABC करके, ये आपको जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं रेक्टेंगुलर, दिस आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट सेल्स। इसके अंदर जो आपको रेक्टेंगुलर सेल्स के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट हैं। यहाँ पर आपको खाली जगह दिख रही है, दे आर नोन एज एयर स्पेसिस। और आपको ये देखो लोअर सरफेस के, लीफ के लोअर सरफेस पे आपको 2 गार्ड सेल्स दिख रहे हैं। सो दीज आर नोन एज गार्ड सेल्स एंड दिस विल बी दी लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, lower epidermis. So this is the cross-sectional section of the leaf. So अभी हमने ये जो ऊपर पढ़ा, this was autotrophic mode of nutrition which is done by the plants only. Which plants? Green plants. तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही होगा और उसकी हमने प्रॉपर जो है वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी पढ़ी, उसका रॉ मटेरियल भी पढ़ लिया और स्टोमेटा के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, द न्यूट्रिशन इन विच organisms obtain their nutrients from other living organisms, means they are dependent on others. वो अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर द फूड रिक्वायरमेंट्स। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, सो वो डिपेंड कर रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल प्लांट्स के ऊपर। अगर हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक का मतलब है वो वाले एनिमल्स विच टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, हम फूड मटेरियल को, जो हमारा सॉलिड फूड मटेरियल है उसको हम खा रहे हैं और हमारी बॉडी के अंदर उसका प्रॉपर डाइजेशन जो है वो हो रही है। वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो अमीबा में भी ऐसे ही होगा और एनिमल्स में भी ऐसे ही होगा। सैप्रोफिटिक में हम क्या पढ़ेंगे, जो ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर। सपोज कोई मर गया है, कोई सड़ गया है, उसके ऊपर वो कोई जो ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को वो खा रहे हैं ताकि उनकी न्यूट्रिएंट्स जो है वो उनको मिल सकें। दैट न्यूट्रिशन इज नोन एज सैप्रोफिटिक। उसमें आ जाती है फंगस। आपको पता है फंगस जो है वो डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर जो है हमेशा लगेगी। उसके बाद आ जाते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, जो पैरासाइट होगा इट विल लिव इनसाइड दी और आउटसाइड दी अदर ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम होस्ट बोलते हैं, और उससे अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स के अंदर ह्यूमन लाइस होती है, जो उनके हेड के ऊपर अपर पार्ट, जैसे हेड के ऊपर जो है वो ह्यूमन लाइस, जिसको हम ज्यों भी बोलते हैं, ज्यों ह्यूमन लाइस जो है वो रहती है। मीन्स होस्ट क्या होगा, ह्यूमन बींग्स, और पैरासाइट क्या होगा, ह्यूमन लाइस। सो ह्यूमन लाइस जो है वो होस्ट के सिर के ऊपर जो है वो रह रही है, उससे सारा अपना खाना जो है और न्यूट्रिशन जो है वो ड्राइव कर रही है, उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स में भी ऐसे ही होगा कि कस्क्यूटा एक प्लांट पैरासाइट है जो क्या करेगा, प्लांट से जो है वो सारा न्यूट्रिशन जो है वो अब्जॉर्ब करेगा। टिक्स की एग्जांपल लेते हैं, जो डॉग्स को टिक्स पड़ते हैं, जो उनको कीड़े पड़ते हैं, तो वो भी क्या होगा, वो क्या होंगे, लिव आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म के अपर बॉडी पार्ट पे वो रहेंगे, वहाँ से ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करेंगे। सो जो ऑर्गेनिजम्स, जो पैरासाइट्स
किसी भी होस्ट के इनसाइड रहते हैं उनको बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स, और जो पैरासाइट्स आउटसाइड द बॉडी रहते हैं उनको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट्स। क्लियर? जो इनसाइड रहेंगे उनको बोलेंगे एंडोपैरासाइट्स, और जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड सरफेस पे रहेंगे उनको क्या बोलते हैं? एक्टोपैरासाइट्स। डन। देन अब हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पढ़ लिया, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पढ़ लिया। अब हमें इसका डिफरेंस भी दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा दैट जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहे हैं उसके लिए हमें उनको क्या रिक्वायरमेंट है? फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दी सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स सच एज, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जैसे फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। बट हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में उनको कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं, उनको सिर्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से खाना जो है वो लेना है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स जो है वो प्लांट्स को खा रहे हैं, प्लांट से फूड ले रहे हैं सारा। सो प्लांट्स उनके लिए जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। सो दिस फूड इज, जो प्लांट्स को हम खा रहे हैं वो फूड इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। सो इसमें जो है उनको रिक्वायरमेंट किसकी है? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स की। इसमें उनको रिक्वायरमेंट क्या है? सिंपली ऑटोट्रॉफ्स की। दूसरा, ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो हमको जो हो रहा है उसके लिए प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट्स इज मस्ट। क्लोरोफिल होना ज़रूरी है क्योंकि क्लोरोफिल ही जो है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। बट देयर इज़ नो नीड ऑफ सच पिगमेंट इन केस ऑफ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फूड इज़ जनरली प्रिपेयर ड्यूरिंग द डे टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सनलाइट में होगा, और सनलाइट जो कहाँ कब होगी? डे टाइम में। सो जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, फूड प्रिपेयर होगा, वो सिर्फ डे टाइम में ही पॉसिबल है। सो ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना जो है वो डे टाइम में ही बना सकते हैं। बट जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें जो हेटरोट्रॉफ्स हैं वो अपना इनटेक ऑफ फूड जो है वो किसी भी टाइम में कर सकते हैं, वो किसी भी टाइम में प्लांट्स को खा सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल उन्होंने दे दिया। डिफरेंस में लास्ट में हमेशा एग्जांपल हम ज़रूर लिखते हैं। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। सम बैक्टीरियाज ऑल्सो कम इन दी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और अगर हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो जितने भी एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, वो सारे किस में आ जाते हैं? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। अब अगला वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। हमने इतना तो पढ़ लिया कि जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, और हेटरोट्रॉफिक में हमने पढ़ा जो डिपेंड करते हैं दूसरों पे। अब जो डिपेंड करते हैं दूसरों पे उसकी उन्होंने एनसीईआरटी में आपने आपके एक एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट दिया है अमीबा की। कहते हैं अमीबा कैप्चर्स द फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सो हम ये डायग्राम जो आपको दिख रही है इससे हम पता लगाएंगे कि अमीबा जो है वो अपने फूड को, अपने न्यूट्रिशन को कैसे जो है वो ऑब्टेन करेगा। सो फर्स्ट प्रोसेसेस हमने भी पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में माइंड मैप में कि सबसे पहले क्या होगी? इंजेक्शन। मींस जो अमीबा है वो अपने सूडोपोडिया को, अपनी एक जो है पार्ट को स्ट्रेच करेगा और वो उसको सूडोपोडिया, इट विल बिहेव लाइक अ सूडोपोडिया। और अल्टीमेटली सपोज यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल बाहर पड़ा था उसके लिए, तो जब भी सूडोपोडिया क्या करेगा? उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर जो है वो इनगल्फ कर लेगा। ये देखो फूड पार्टिकल पहले बाहर था, अब फूड पार्टिकल जो है वो अंदर वाली साइड आ गया। क्यों? क्योंकि सूडोपोडिया ने पूरे अच्छे से उसको सराउंड कर लिया है फूड पार्टिकल को। वो जो फूड पार्टिकल है उसको अच्छे से सराउंड कर लिया उसने, सूडोपोडिया फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। सो पहले तो इसको हम बोलेंगे इंजेक्शन। अब जब वो फूड पार्टिकल जो है वो अंदर चल गया अमीबा के, वो अंदर जाके क्या बन गया? फूड वैक्यूल। वो फूड ने अंदर जाके क्या बना दिया? फूड वैक्यूल। अब ये जो फूड वैक्यूल है इसकी क्या होगी? डाइजेशन। अब खाना तो चले गया अंदर, फूड पार्टिकल तो चले गया फूड वैक्यूल बन के, अब इसकी क्या होगी? डाइजेशन। तो अगला प्रोसेस क्या होगा? डाइजेशन। अब जब ये फूड पार्टिकल जो है वो चले गया, फूड वैक्यूल भी बन गई, डाइजेशन भी हो गई, अब जो है उसमें से क्या हो गया? मेन जो ज़रूरी चीज़ें उसकी अब्जॉर्प्शन होगी। डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज्ड इनटू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो फूड है वो चले गया, उसमें से जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी अब्जॉर्प्शन हो जाएगी। उसकी जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब जो है वो सारे सेल्स जो हैं वो उस फूड को
ले लेंगे, जितने भी फूड की कंटेंट है इसमें, जो जो भी पड़ा होगा फूड की, जो जो भी रिक्वायरमेंट है, जो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे सेल्स को जो है वो पहुंच जाएगा. दैट इज़ नोन एज एसिमुलेशन. देन कम्स दी एजेशन, जिसमें कि जो भी अनवांटेड मटेरियल रह गया, जो डाइजेशन भी हो गई, एब्जॉर्प्शन भी हो गई, एसिमुलेशन भी हो गई, स्टिल जो भी बॉडी में वेस्ट मटेरियल बच गया उसको जो है वो बॉडी से बाहर थ्रोन आउट कर दिया जाएगा. दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन. सो इंजेशन, digestion, absorption, assimilation, and last is ejection. So these are the main स्टेजेस इन दी न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा. और वैसे भी ह्यूमन बींग्स में भी ये सारी स्टेजेस जो है हमें देखने की मिलेंगी. पहले इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. ये सीक्वेंस याद कर लेना, बोर्ड के पेपर में आ सकती है. अब हमने ये पढ़ा अमीबा के केस में, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन, कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन जो है वो कैसे जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा है. तो इसके लिए हमें ये सारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पढ़ना है. यही ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम खाना कैसे जो है वो पूरे पार्ट्स में जा रहा है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है, वो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पहले सबसे पहले सारे उसके पार्ट्स पता होने चाहिए. दैट इट इज़ टंग. उसके बाद ये आपको बक्कल कैविटी दिख रही है, माउथ का ये जो पार्ट सारा बक्कल कैविटी है. उसके बाद ये ईसोफेगस है. ईसोफेगस से खाना जो है ये स्टमक है. स्टमक के साथ ही आपको यहाँ पर लीवर दिख रहा है. दिस इज़ लीवर. लीवर के अंदर आपको जो है वो बाइल डक्ट दिखेगी और गाल ब्लैडर दिखेगा. देन देयर विल बी पैनक्रियास. ठीक है, स्टमक के नीचे पैनक्रियास दिखेगा. और स्टमक जो है वो आगे फर्दर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रही है एंड इट विल अल्टीमेटली गो टू द लार्ज इंटेस्टाइन और वहाँ से जो है एनस. अब न्यूट्रिशन जो है वो कैसे जो है वो सारी बॉडी में जो है वो न्यूट्रिशन का जो है वो डिफरेंट स्टेजेस कैसे कैसे आएंगी वो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले क्या होगा, जब भी खाना माउथ में आएगा, जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा. और वो सलाइवा में क्या होगा, सलाइवा में होगा सैलिवरी अमाइलेज इंजाइम, जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेगा. मीन्स जो हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल गया, जो हमने खाना खाया वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, उसको वो है सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करेगा. और जो टीथ हैं वो किस में हेल्प कर रहे हैं, हमारी जो टीथ हैं वो ग्राइंडिंग एंड चूइंग में हेल्प करेंगे फूड के. और जो टंग है वो उसको रोलिंग और टेस्टिंग ऑफ द फूड में हेल्प करेंगे. देन उसके बाद हम पढ़ेंगे ईसोफेगस के बारे में. ईसोफेगस की हम बात करें, अब खाना कहाँ चले गया, ईसोफेगस में. ईसोफेगस टेक्स द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक. ठीक है, वो माउथ से स्टमक में लेके जाएगी. अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी खाना माउथ से ईसोफेगस में जाएगा वो कैसे जाएगा, थ्रू पेरिस्टालिसिस मूवमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम खाना खाते हैं तो अपने आप जो खाना है वो माउथ से होता हुआ स्टमक में जाएगा. और वो कौन सी मूवमेंट से जाएगा, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट. मींस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एलिमेंट्री कनाल. एलिमेंट्री कनाल अपने आप कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करेगी, जिसकी वजह से खाना को हमें नहीं उसको स्टमक की तरफ उसको धकेलना पड़ेगा. वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है खाना, ऑटोमेटिक मूवमेंट ऑफ फूड जो है वो स्टमक की तरफ जो है वो होगी. उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कनाल. सो ये इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है. पेरिस्टालिसिस मींस खाना जो है वो अपने आप माउथ से जो है वो स्टमक की ओर जाता जाएगा थ्रू दी पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, थ्रू दी कॉन्ट्रैक्शन एंड द एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कनाल. अब जब वो खाना स्टमक में जाएगा, देयर आर वेरियस गैस्ट्रिक जूसेस, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस बनेगा. सो वहाँ पर पेप्सिन होगा, HCl होगा और म्यूकस होगी. पेप्सिन क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा प्रोटीन को सिंपलर प्रोटीन्स में. अब वहाँ पर हमें पढ़ा बड़ी बार लोअर क्लासेस में भी कि HCl सक्रीट करेगा स्टमक. वो HCl क्या प्रोवाइड करेगा, इट विल प्रोवाइड एसिडिक मीडियम. और वहाँ पर हमें क्या मिलेगी, म्यूकस भी मिलेगी, विच विल प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक. अब हमें पता ही है कि अगर स्टमक के अंदर एसिड बन रहा है तो वो एसिड हमारी लेयर्स को भी तो हार्म कर सकता है स्टमक की. तो उससे बचाने के लिए म्यूकस सिक्रीट होगी विच विल प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ताकि वो जो एक्सेस एसिड है वो हमारी स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको डैमेज ना करे. तो इट इज़ ऑल्सो सिक्रीटिंग म्यूकस. अब जो है वो खाना कहाँ जाएगा, इट विल गो टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो खाना जाएगा वहाँ पर लीवर की सिक्रीशंस भी आएंगी और पैनक्रियास की सिक्रीशंस भी पहुँच जाएंगी.
लीवर विल secrete bile and pancreas will secrete pancreatic juice. अब इंटेस्टाइन में क्या का होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पूरा कंप्लीट डाइजेशन होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगी. उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है वो डाइजेशन में क्या क्या प्रोसेस होंगे. सबसे पहले जो हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स खाया है वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में. जो हमने फैट्स को खाया है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा. जो प्रोटीन्स हमने खाई हैं वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होंगी. और जो पैनक्रियाटिक जूस स्टमक में आएगा वो क्या करेगा, वो ट्रिप्सिन की हेल्प से प्रोटीन्स जो है वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी. और जो इमल्सिफाइड फैट्स हैं लाइपेज की प्रेजेंस में फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगी. सो ट्रिप्सिन एंड लाइपेज जो है वो एक तरह के इंजाइम्स हैं. अब जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो बाइल जूस की प्रेजेंस में जो है वो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होंगे. मींस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होगी लीवर में. वेरी इंपॉर्टेंट, लीवर किस में हेल्प कर रहा है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जिसमें हायर फैट जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ बाइल जूस. सो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको बहुत कुछ जो है वो पढ़ने के लिए होगा. सो ये सारा आपको अच्छे से याद होना चाहिए बिकॉज मैनी क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस पार्ट. देन दैट फूड, डाइजेस्टेड फूड विल गो टू दी लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में जो एक्सेस वाटर होगा जब डाइजेशन होगी स्टिल देयर विल बी एक्सेस वाटर, वो फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ताकि जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके. देन रेक्टम में जो है वो वेस्ट को टेम्परेरी कलेक्शन होगी. वेरी इंपॉर्टेंट, रेक्टम में क्या होगा, जो वेस्ट है वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरली जो है वो स्टोर हो जाएगा और अल्टीमेटली एनस से जो है वो इजेशन हो जाएगी, वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर निकल जाएगा. सो दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने सारा पढ़ लेना है. उसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम आपने अच्छे से करनी है. ये इसकी सारी लेबलिंग, वो कोई बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं कि ये जो आपको डायग्राम दी है उसकी उन्होंने बोल देना ABC पार्ट को लेबल करो और उनके फंक्शंस दो. सो लेबलिंग प्लस फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारा हमने डिटेल में पढ़ लिया कि फूड इज़ क्रश्ड एंड मिक्सड विद सलाइवा विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग. जो सलाइवा है उसमें सलाइवरी अमाइलेज है जो ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च को शुगर्स में. पेरिस्टालिसिस मूवमेंट से जो है वो फूड स्टमक में जाएगा. स्टमक में जब है वो HCl जो है वो HCl और प्रोटीन डाइजेस्टिंग पेप्सिन और म्यूकस जो है वो इंजाइम्स जो है उसको हेल्प करेंगे उसकी प्रोटीन्स की डाइजेशन में. उसके बाद HCl जो है वो जर्म्स को, कि वेरी इंपॉर्टेंट है HCl जो फर्दर हमने फूड पार्टिकल को खाया मे बी वहाँ पर उसके साथ हमारे पास जर्म आ गए हैं तो जर्म को किल करने में हेल्प करेगा HCl. देन म्यूकस प्रोटेक्ट करेगी इनर लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना जा रहा है वो क्या करेगा, सिक्रीशंस ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज जो है वो कॉमन डक्ट के थ्रू जो है वो स्टमक में आएंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में सॉरी, और वहाँ से जो है वो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाएगा. मींस अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि कहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो रही है, दैट विल बी स्मॉल इंटेस्टाइन. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स अल्टीमेटली कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में. देन द अनअब्जॉर्ब्ड फूड एंटर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पर फर्दर उसकी एब्जॉर्प्शन होगी वाटर की. अल्टीमेटली जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट मटेरियल है, वो बॉडी में से एनस के थ्रू निकल जाएगा. उसके बाद जो है वो एलिमेंट्री कनाल में हम पढ़ेंगे कि उसको हम क्या बोलते हैं. इट इज़ ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम माउथ टू एनस. सलेवरी ग्लैंड्स जो है वो 3 पेयर्स होते हैं, सिक्रीट सलाइवा. इंजाइम्स हमने पढ़े हैं काफ़ी, जैसे मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड्स इनटू दी सिंपलर फॉर्म्स. ये सारी टर्म्स जो हैं वो आपको जैसे ABC की फॉर्म में जो है वो डायग्राम में पूछ सकते हैं, उनकी डेफिनेशंस भी पूछ सकते हैं. पेरिस्टालिसिस मूवमेंट मैंने अभी बताया, रिदमिक मूवमेंट ऑफ फूड इन इसोफेगस टुवर्ड्स स्टमक. जो अपने आप रिदमिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन हो रही है इसकी एलिमेंट्री कनाल की ताकि खाना अल्टीमेटली स्टमक में चले जाए, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस मूवमेंट. स्टमक इज ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिलो द फूड पाइप. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो स्टमक में जो ग्लैंड्स होंगे HCl, पेप्सिन, म्यूकस, वो हेल्प करेंगे. देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द कोइल्ड ट्यूब साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, देयर विल बी विलाई इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो विलाए हैं दीज विल बी दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ऐसे आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में. ये क्या करेंगे, दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन.
ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अब्जॉर्प्शन हो सके, उसके लिए जो है दे विल बी स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज विलाई। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, इट्स फंक्शन इज टू अब्जॉर्ब वाटर। जितना भी वाटर अब्जॉर्ब होगा वो कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। सो दिस इज द कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने प्रॉपरली पूरा पढ़ लिया है। इसकी मैकेनिज्म अच्छे से आपको पता होना चाहिए। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ नोन एज डेंटल केयरिस। इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे टूथ डिके, वेरी इंपॉर्टेंट। अब डेंटल केयरिस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टूथ डिके, जो आजकल बहुत कॉमन है। टूथ डिके में हो क्या रहा है, इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू दी एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। सपोज हमने जो है वो बाहर का कुछ खाना खा लिया जिसमें ज़्यादा शुगर कंटेंट था। अगर हम डेली लाइफ में शुगर अपटेक ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो शुगर जो है वो हमारे टीथ में कहीं ना कहीं स्टिक कर जाएगी, जिसकी वजह से, क्योंकि देयर विल बी लॉट ऑफ बैक्टीरिया इनसाइड द ह्यूमन बींग्स, वो जो माउथ के अंदर बैक्टीरिया है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, शुगर से एसिड प्रोड्यूस करते जाएंगे, जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी, हमारे जो माउथ है उसमें क्या हो जाएगा, डेंटल प्लेग, वेरी इंपॉर्टेंट, डेंटल प्लेग एंड कैविटीज़ बननी शुरू हो जाएंगी। क्यों बननी शुरू हुई, क्योंकि बैक्टीरिया ने एसिड प्रोड्यूस किया, कहाँ से, जो हमने शुगर कंटेंट खाया वो शुगर कंटेंट टीथ में स्टिक कर गया, जिसकी वजह से एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। और जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है ह्यूमन बॉडी में, दैट इज़ इनामल, वो थोड़ा धीरे धीरे जो है वो सॉफ्ट होता जाएगा और अल्टीमेटली इट मे कॉज द डेंटल प्लेग एंड कैविटीज़। क्लियर। अब उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया कि क्या क्या ऑर्गन्स हैं, उनकी क्या क्या सिक्रीशंस हैं और क्या क्या रोल है। अगर मैं बात करूं लीवर की, लीवर क्या सिक्रीट कर रहा है, बाइल जूस, और उसका रोल किस में है, मेक मीडियम एल्कलाइन फॉर द पैनक्रेटिक जूस एंड ब्रेक द फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ नोन एज इमल्सिफिकेशन। बाइल क्या कर रहा है, जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं उसको स्मॉल पार्ट्स में कर रहा है, विच इज़ नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। पैनक्रियास की बात करें तो वो पैनक्रियाटिक जूस क्रिएट कर रहा है, जिसमें ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट कर रहा है प्रोटीन को, और लाइपेस एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट कर रहा है लिपिड्स को। किसमें कन्वर्ट कर रहा है, फैटी एसिड्स में। वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें इंटेस्टाइनल जूसेस हैं जो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, और फैट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। सो हमने अब तक जो है वो क्या पढ़ा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने न्यूट्रिशन को पढ़ा सबसे पहले, जिसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल में पढ़ा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो कैसे कैसे खाना जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है, और उसके बाद हमने जो है वो टूथ डिके पढ़ा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, गुड बाय।